आज के इस एक्सप्लेनर में हम 20वीं सदी के एक ऐसे ऐतिहासिक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत ही दिलचस्प है। इतिहास कभी भी एकदम सीधी रेखा में नहीं चलता और आज हम जिस घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। जरा इन दोनों घटनाओं के बीच के भारी कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कड़ा विरोध जताते हुए मनुस्मृति को आग के हवाले कर देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 1949 में संविधान सभा के अंदर वो उसी ग्रंथ के कुछ प्रावधानों की तारीफ कर रहे होते हैं। ये बात तुरंत दिमाग में एक सवाल पैदा करती है ना? आखिर एक ही इंसान एक ही किताब को लेकर ऐसे दो बिल्कुल अलग अलग रुख कैसे रख सकता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे 18वीं सदी में चलना होगा। हमें ये समझना होगा कि ब्रिटिश राज के दौरान अचानक से ये एक प्राचीन ग्रंथ पूरे हिंदू कानून का इकलौता केंद्र कैसे बन गया, क्योंकि इस बैकग्राउंड को समझे बिना हम 1927 के उस ऐतिहासिक गुस्से को बिल्कुल नहीं समझ सकते। देखिए, जब अंग्रेजों ने भारत पर सत्ता स्थापित करनी शुरू की तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें भारत की इतनी डाइवर्स कम्युनिटीज पर राज करना था, वो भी बिना अपने विदेशी कानून थोपे। इसलिए 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद लोकल कानूनों को समझने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसलेशन का काम शुरू किया गया। और यहीं पर खेल बदल गया। अनगिनत प्राचीन ग्रंथों और सूत्रों के मौजूद होने के बावजूद अंग्रेजों ने अपने पूरे कानूनी ढांचे को सिर्फ और सिर्फ एक वर्जन पर टिका दिया, कुल्लुक भट्ट का संस्करण। विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया और अंग्रेजों ने इसे पूरे हिंदू समाज के लिए एक फिक्स्ड, फाइनल और कठोर कानून मान लिया। नतीजा ये हुआ कि समाज में पहले से मौजूद जाति व्यवस्था को एक सख्त कानूनी मान्यता मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि इस किताब के अंदर आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या लिखा था जिसने इसे दलित विचारकों और समाज सुधारकों के लिए उत्पीड़न और शोषण का इतना बड़ा प्रतीक बना दिया। जरा इन नियमों को देखिए जो सीधे तौर पर चांडालों के लिए बनाए गए थे। गांव की सीमा के बाहर रहना, मृतकों के कपड़े पहनना, खाने के लिए सिर्फ टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि गांव में आने का समय भी तय था ताकि कोई उन्हें देख ना ले। ये भयानक और अपमानजनक प्रतिबंध सीधे उसी किताब से आ रहे थे। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अध्याय 4 के ये श्लोक साफ कहते हैं कि शूद्र शिक्षा के लिए अयोग्य हैं। इसका सीधा सा मतलब था एक बहुत बड़े वर्ग से उनके आगे बढ़ने का, पढ़ाई करने का बुनियादी अधिकार ही छीन लेना। और यही वो वजह थी कि ज्योतिबा फूले जैसे शुरुआती समाज सुधारकों ने बहुत पहले ही इस व्यवस्था के खिलाफ कड़ी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। एक और उदाहरण देखिए, एक 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण को अपने पिता के समान मानना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है ना? उम्र, तजुर्बे या इंसान की अपनी काबिलियत से ज़्यादा अहमियत सिर्फ और सिर्फ जन्म को दी जा रही थी। और जब ऐसे भेदभाव वाले नियमों को अंग्रेज़ों की कानूनी मुहर मिल गई तो ये सीधा 1920 के दशक के उस बड़े आंदोलन का कारण बना। चलिए अब इस पूरे तनाव के उस नाटकीय चरम पर चलते हैं जो 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ गांव में हुआ था। ये केवल एक आम विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास में समानता की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। देखिए, ये सब कैसे एस्केलेट हुआ। शुरुआत एक बेहद बुनियादी मांग से हुई, सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार। जब डॉक्टर अंबेडकर ने आगे बढ़कर तालाब से पानी पिया तो उसके बाद सवर्ण हिंदुओं ने 108 बर्तनों के मिश्रण से उस तालाब का जो कथित शुद्धिकरण किया, उसने सारी हदें पार कर दी। और इसी भयानक प्रतिक्रिया के जवाब में 25 दिसंबर 1927 को सहस्रबुद्धे द्वारा अंबेडकर के मार्गदर्शन में उस ग्रंथ को जलाया गया। आज भी इतिहासकार और स्कॉलर्स अक्सर इस घटना की तुलना फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तील के किले पर हुए हमले से करते हैं। इसे किसी धर्म पर हमले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक व्यवस्थित, औपनिवेशिक समर्थित शोषण के प्रतीक को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान था। महाड़ की इस अभूतपूर्व घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अचानक से ये ग्रंथ राष्ट्रीय चर्चा और बहस के बिल्कुल सेंटर में आ गया। बड़े बड़े नेताओं और इतिहासकारों ने अब इसकी वास्तविक प्रामाणिकता और इसके इतिहास पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मसलन महात्मा गांधी का ही स्टैंड ले लीजिए। उनका स्पष्ट तर्क था कि अंग्रेजों ने जिस वर्जन को कानून बनाया है वो स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका मानना था कि समय के साथ इसमें बहुत सी चीजें अपने आप जोड़ दी गई होंगी, इसलिए इसे असली और मूल विचार माना ही नहीं जा सकता।
और ये बात सिर्फ राजनेता नहीं कह रहे थे। आरसी मजूमदार जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी बिल्कुल यही बात दोहराई। उन्होंने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया कि अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया कुल्लुक संस्करण ही हिंदुओं का असली और प्रमाणिक कानून था। अब जरा इस नंबर 50 पर गौर कीजिए। मार्क्सवादी इतिहासकार सतीश चंद्रा एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताते हैं। आज की तारीख में मनुस्मृति के 50 से भी ज्यादा अलग-अलग वर्जन्स मौजूद हैं। अब सोचिए, जब एक ही किताब के इतने सारे रूप मौजूद हों, तो ये तय करना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है कि कौन सा वर्जन वास्तव में मूल और वैध है। तो चलिए अब वापस अपने उसी शुरुआती विरोधाभास पर आते हैं। इतनी सारी चर्चा के बाद एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर इतिहास को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते थे। उनका नजरिया बहुत ही सूक्ष्म, गहरा और विश्लेषणात्मक था। उन्होंने उस पूरी जाति व्यवस्था और असमानता को मौलिक रूप से पूरी तरह खारिज कर दिया था। लेकिन एक स्कॉलर के तौर पर उन्होंने इस किताब के उन ग्रे एरियाज को भी पहचाना जिन्हें इसके कट्टर समर्थक और धुर विरोधी दोनों ही अक्सर मिस कर जाते हैं। और बिल्कुल यही वो कारण है जिसकी वजह से 1949 में उन्होंने इस ग्रंथ के एक विशिष्ट प्रावधान की तारीफ की थी। उन्होंने खास तौर पर इस नियम को हाईलाइट किया कि बेटियों को विरासत में 1/4 यानी 25% हिस्सा मिलना चाहिए। उस दौर में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के नजरिए से उन्होंने इसे एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बात माना। कुल मिलाकर इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें ये समझ आता है कि 1927 का वो विरोध प्रदर्शन शोषण की नींव और उसे मिले ब्रिटिश सपोर्ट के खिलाफ एक बहुत ही सोचा समझा प्रहार था। वो हर एक श्लोक से कोई अंधी नफरत नहीं थी, बल्कि अपनी अकादमिक निष्पक्षता बनाए रखते हुए एक दमनकारी व्यवस्था का बहिष्कार था। और ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के आधुनिक समाज में हम इतिहास के ऐसे प्रतीकों का मूल्यांकन कैसे करें? वो प्रतीक जिनमें भयानक उत्पीड़न का इतिहास भी है और कहीं न कहीं सुधार के कुछ इक्का-दुक्का तत्व भी छिपे हैं। क्या हम चीज़ों को सिर्फ उनके बुरे पहलुओं से आके या उनके पूरे प्रभाव का अध्ययन करें? ये सच में सोचने का विषय है। आइए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शुरुआती शैक्षिक जीवन की एक ऐसी घटना जो सच में बहुत ही प्रभावशाली है। हम बात करने वाले हैं ज्ञान की विजय की। कैसे एक घटना ने पूरी तस्वीर बदल दी, इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए और इसकी पूरी टाइमलाइन क्या थी, ये सब हम आज की चर्चा में विस्तार से देखेंगे। अब इस पूरी कहानी का जो केंद्र है ना, वो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। आखिर कैसे बाहर खड़े एक छात्र ने पूरे कॉलेज की प्रतिष्ठा, उसकी साख को बचा लिया? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे उस दौर की कठोर व्यवस्था और जातिगत भेदभाव जैसी दीवारें एक कुशाग्र और कभी हार न मानने वाली बुद्धि से टकराईं। चलिए घटनाओं की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये सब कुछ एक ही दिन में हुआ था। सुबह एक भेदभावपूर्ण प्रतिबंध के साथ शुरुआत, फिर दोपहर शिक्षा विभाग का एक बेहद तनावपूर्ण निरीक्षण और अंत में दोपहर के बाद एक शानदार बौद्धिक बचाव। ये पूरा घटनाक्रम हमें बताता है कि कैसे सुबह की एक निराशाजनक शुरुआत दोपहर तक एक नाटकीय मोड़ ले लेती है। तो पहला भाग है भेदभाव और निरीक्षण। जिन लोगों को उनकी हैसियत नहीं पता, उनकी हैसियत बता देनी चाहिए। ये शब्द कॉलेज के शिक्षकों के थे। सच कहूं तो ये बात उस समय के संघर्ष की असल जड़ को सामने लाती है। शिक्षक जानबूझकर भीमराव को निरीक्षण वाले कमरे से दूर रखना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर एक निचली जाति का छात्र मेहमानों के सामने गया तो ये अतिथियों का अपमान होगा। यानी शैक्षणिक योग्यता से ऊपर जाति को प्राथमिकता दी गई। शिक्षकों ने भीमराव को न सिर्फ भाग लेने से मना किया, बल्कि उन्हें धमकी भी दी कि वो प्रिंसिपल से कोई शिकायत न करें। बस इसी संकीर्ण सोच के कारण कक्षा के सबसे होनहार छात्र को शिक्षा के उस कमरे से शारीरिक रूप से बाहर धकेल दिया गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, अतिथियों के ऐतिहासिक प्रश्न। जब शिक्षा निरीक्षक ने कोलंबस और वास्को डी गामा की तुलना करने को कहा तो कक्षा में मौजूद बाकी छात्रों की समझ का स्तर सामने आ गया। एक तरफ नरोत्तम जोशी जैसे विशेषाधिकार प्राप्त छात्र थे जिन्हें बस इतना पता था कि अमेरिका और भारत के रास्ते अलग हैं, बिल्कुल सतही बातें। जबकि दूसरी तरफ निरीक्षक इतिहास की गहराई में जाकर उनकी तैयारी, महत्वाकांक्षा और दृष्टिकोण के अंतर को परखना चाहते थे, जो उन छात्रों में था ही नहीं।
और यहीं से शुरू होता है भाग 3, छात्रों की विफलता। इतिहास के बाद सवाल भौतिक विज्ञान का आया, आर्किमिडीज के सिद्धांत का। और जवाब क्या मिला? लोहे का जहाज पानी में तैरता है क्योंकि उसकी पूजा की जाती है। ईश्वर के आशीर्वाद से तो पत्थर भी तैरने लगते हैं। ये नरोत्तम जोशी का जवाब था। जरा सोचिए, ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक और अंधविश्वास से भरा तर्क था, जिसने शिक्षा निरीक्षकों को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? निराश निरीक्षकों ने कॉलेज के पूरे शिक्षण स्तर और प्रशासन के खिलाफ एक सख्त प्रशासनिक रिपोर्ट सौंपने की धमकी दे डाली। जाति को योग्यता से ऊपर रखने का परिणाम अब सबके सामने था। पूरा का पूरा कॉलेज अब बदनामी और अपमान की कगार पर खड़ा था। लेकिन फिर आता है हमारा भाग 4, ज्ञान की विजय। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब ही एक आवाज गूंजी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उसके भार में कमी का आभास होता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये एकदम सटीक वैज्ञानिक परिभाषा थी। इस बेदाग जवाब ने पूरी कक्षा को स्तब्ध कर दिया। और ये जवाब किसने दिया? भीमराव ने। उन्होंने काका नाम के एक कर्मचारी से झाड़ू उधार ली थी, ताकि वो खुद को एक सफाई कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत कर सकें। वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर भी भौतिक विज्ञान के उस जटिल सिद्धांत को पूरी तरह से समझ रहे थे। ये पल साबित करता है कि सच्ची कुशाग्र बुद्धि को किसी भी शारीरिक या सामाजिक दीवार के पीछे कैद नहीं किया जा सकता। अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, सत्य का प्रकटीकरण। ये सवाल उठना तो लाजमी था ना कि एक सफाई कर्मचारी ने कॉलेज को कैसे बचाया। निरीक्षकों के मन में भी यही सवाल था कि हाशिए पर रहने वाले एक साधारण से कर्मचारी के पास इतना गहरा वैज्ञानिक ज्ञान आखिर आया कहाँ से। इसके पीछे भीमराव का जो तर्क था वो सच में कमाल का था। पहला, जाति के कारण उन्हें कक्षा से प्रतिबंधित किया गया था। दूसरा, उन्होंने सामाजिक अपेक्षाओं से मेल खाने के लिए सफाई कर्मचारी की वेशभूषा अपनाई। तीसरा, इससे कॉलेज की छवि की रक्षा हुई। और चौथा, अतिथियों के तथाकथित अपमान से भी बचाव हो गया। उन्होंने अपने उत्पीड़कों की ही मानसिकता को एक औजार की तरह इस्तेमाल करके उन्हें करारा जवाब दिया। इस पूरी सच्चाई को देखकर शिक्षा निरीक्षक के मुंह से जो निकला वो बहुत गहरी बात थी। उन्होंने कहा, जिनको झाड़ू पोछा करना चाहिए वो क्लास में बैठकर सीख रहे हैं, और जिसे सीखना चाहिए वो बाहर झाड़ू पोछा कर रहा है। ये एक वाक्य उस कॉलेज की भेदभावपूर्ण नीतियों की पूरी विफलता को बेनकाब कर देता है। इस घटना के तात्कालिक परिणाम बहुत असरदार रहे। उन अहंकारी शिक्षकों को कड़ी फटकार पड़ी। प्रिंसिपल ने भीमराव के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और उन्हें भविष्य में मदद का पूरा भरोसा दिया। कुल मिलाकर ज्ञान ने कॉलेज की प्रतिष्ठा को सुरक्षित कर लिया और सत्ता का समीकरण हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग 6, घरेलू संघर्ष और गरीबी। बाहर मिली इस बड़ी सार्वजनिक और बौद्धिक जीत के बावजूद घर के हालात बिल्कुल अलग थे। स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर 1, ये दर्शाता है कि अत्यधिक गरीबी के कारण परिवार के सदस्यों को बस एक ही रोटी पर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। भोजन में इतनी भारी कटौती इसलिए की जा रही थी ताकि भीमराव के शैक्षणिक किताबों के लिए पैसे बचाए जा सकें। साथ ही परिवार में आने वाले एक नए बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित किया जा सके। उनकी ये लड़ाई सिर्फ समाज के भेदभाव के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इस कुचल देने वाली आर्थिक तंगी के खिलाफ भी थी। तो ये पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन हमें अंत में एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची बुद्धि और दृढ़ संकल्प को प्रणालीगत भेदभाव और अत्यधिक गरीबी द्वारा कभी स्थायी रूप से दबाया जा सकता है? ये कहानी शिक्षा और संकल्प की उसी अजेय शक्ति का प्रमाण है। हमारा आज का ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन उम्मीद है कि ये कहानी आपको लंबे समय तक प्रेरित करती रहेगी। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आधुनिक भारत की सामाजिक चेतना के मुख्य शिल्पकार हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो चलिए बिना किसी देरी के उनके इस असाधारण जीवन और उनकी असीमित विरासत के सफर को करीब से समझते हैं। इस पूरी चर्चा को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, प्रारंभिक संघर्ष और वैश्विक शिक्षा। दूसरा, सामाजिक क्रांति की शुरुआत। तीसरा, राजनीतिक संघर्ष और समझौते। चौथा, संविधान के शिल्पकार के रूप में उनकी भूमिका। और अंत में उनके जीवन के अंतिम वर्ष और स्थायी विरासत।
तो भाग 1 प्रारंभिक संघर्ष और वैश्विक शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर को सही मायने में समझने के लिए हमें 1891 के उस दौर और उन गहरी सामाजिक खाइयों में जाना होगा जिनमें उनका जन्म हुआ था। जरा महू छावनी के इस कहानी के बारे में सोचिए। साल है 1891। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में बाकी बच्चों से अलग एक बोरी पर बैठा है। उसे बहुत प्यास लगी है, लेकिन वो खुद पानी नहीं पी सकता। उसे इंतजार करना पड़ता है कि कोई ऊंची जाति का कर्मचारी आए और ऊपर से उसके हाथों में पानी डाले। और अगर वो कर्मचारी उस दिन नहीं आया तो समझ लीजिए पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ेगा। छुआछूत का ये जो रोजमर्रा का भयानक अनुभव था ना, यही आगे चलकर उनके जीवन भर के संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बना। इस अनुभव से एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि जन्म के आधार पर योग्यता को बेरहमी से कुचला जा रहा है। और यहीं से ये विचार जन्मा कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, शिक्षा होगी। इसलिए उन्होंने ज्ञान का रास्ता चुना। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य यह है कि उनका असली उपनाम सकपाल था, लेकिन स्कूल के एक शिक्षक महादेव अंबेडकर उनकी लगन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रिकॉर्ड में उनका उपनाम बदलकर अंबेडकर कर दिया, जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। इसके बाद की उनकी शिक्षा यात्रा सच में हैरान करने वाली है। 1913 में बड़ौदा के महाराजा से छात्रवृत्ति मिलना, 1915 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से पढ़ाई। जरा सोचिए, विदेशों में इस प्रतिष्ठित शिक्षा के दौरान उन्हें अपार सम्मान मिला, क्योंकि वहां सिर्फ उनकी काबिलियत मायने रखती थी। लेकिन जैसे ही वो वापस भारत लौटे, वही पुरानी जातिगत सच्चाई फिर से सामने आ खड़ी हुई। इस बड़े विरोधाभास ने यह साबित कर दिया कि जब तक पूरा समाज नहीं बदलेगा, किसी एक व्यक्ति की निजी सफलता काफी नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे अध्याय की, सामाजिक क्रांति की शुरुआत। ये वो समय था जब एक उच्च शिक्षित व्यक्ति व्यवस्थित उत्पीड़न के खिलाफ एक विशाल आंदोलन का चेहरा बनने जा रहा था। 20 मार्च 1927 का महाड़ सत्याग्रह इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कोई आम घटना नहीं थी। जब डॉक्टर अंबेडकर और हजारों लोगों ने एक साथ सार्वजनिक चावदार तालाब से पानी पिया, तो वो सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझा रहे थे। वो दरअसल सदियों पुरानी सामाजिक ऊंच नीच और जाति आधारित प्रतिबंधों को एक बहुत ही सीधी और खुली चुनौती दे रहे थे। इसी कड़ी में 25 दिसंबर 1927 को एक और बहुत ही साहसिक कदम उठाया गया, मनुस्मृति का प्रतीकात्मक दहन। ये इस बात का कड़ा विरोध था कि जातिगत भेदभाव को किसी भी तरह की धार्मिक मान्यता ना मिले। उस समय इस घटना ने भले ही लोगों की राय को 2 हिस्सों में बांट दिया हो, लेकिन एक बात तय थी, इसने डॉक्टर अंबेडकर को एक क्रांतिकारी नेता के रूप में पूरी तरह स्थापित कर दिया था। अब आते हैं भाग 3 पर, राजनीतिक संघर्ष और समझौते। ब्रिटिश काल के दौरान सामाजिक समानता की ये लड़ाई अब एक नए चरण में पहुंच रही थी, जहां लक्ष्य था विधायी प्रतिनिधित्व हासिल करना। 1932 के कम्युनल अवार्ड के दौरान एक बहुत ही ऐतिहासिक और वैचारिक टकराव देखने को मिला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका पुरजोर समर्थन किया, क्योंकि वो इसे दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए बेहद जरूरी मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्हें ये चिंता थी कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, और इसी विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि ये टकराव 2 बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोणों का था। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की मांग थी स्वतंत्र राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अलग निर्वाचक मंडल, और दूसरी तरफ था महात्मा गांधी का रुख व्यापक सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए आरक्षित सीटें। ये एक ऐसा गंभीर राजनीतिक गतिरोध था जिसने उस वक्त पूरे देश को बेचैन कर दिया था। आखिरकार 24 सितंबर 1932 को इस गतिरोध का समाधान निकला, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते ने एक बड़े राष्ट्रीय संकट को टाल दिया। इसमें अलग निर्वाचक मंडल की जगह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था, जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जैसे राजनीतिक मंच बनाकर वंचित वर्गों की आवाज को और मजबूत किया। समय आगे बढ़ा और 1947 में भारत आजाद हुआ। चलिए देखते हैं भाग 4,
संविधान के शिल्पकार अब एक नए और अत्यधिक विविधता वाले देश के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने की विशाल जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। एक नए गणतंत्र के निर्माण की ये यात्रा बेहद व्यवस्थित थी। 29 अगस्त 1947 को उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें और आने वाली पीढ़ियों का पूरा भविष्य इसी अहम दस्तावेज पर टिका था। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है ये विशिष्ट समय, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को अंतिम रूप देना कोई छोटा काम नहीं था। इसके लिए अपार समर्पण और हर एक अनुच्छेद पर बहुत ही बारीक और लंबी बहस की जरूरत थी, और इस विशाल कार्य में ठीक इतना ही समय लगा। ये ऐतिहासिक दस्तावेज आज के समय में क्यों मायने रखता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देते हैं और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। ये वही विशिष्ट कानून है जिन्होंने उस भेदभाव को कानूनी रूप से खत्म कर दिया जिसका सामना डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन में स्कूल में बोरी पर बैठकर किया था। कानून की नज़र में हर भारतीय की समानता सुनिश्चित हुई। वैसे संविधान के अलावा भी उनका योगदान बहुत व्यापक रहा है, जिसे कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों जैसे संपत्ति, विवाह और तलाक के लिए हिंदू कोड बिल का पुरजोर समर्थन किया। इसके अलावा श्रमिकों के कल्याण, उनके काम के घंटे सीमित करने और बेहतर परिस्थितियों के लिए भी वो लगातार आवाज उठाते रहे। साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना की। अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, अंतिम वर्ष और स्थायी विरासत। ये भाग उनके जीवन की आध्यात्मिक परिणति और आधुनिक भारत पर पड़े उनके स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालता है। साल 1956, जगह नागपुर की दीक्षा भूमि। यहाँ एक बहुत ही ऐतिहासिक पल देखा गया। एक विशाल जनसैलाब के बीच डॉक्टर अंबेडकर और उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया। इसके जरिए उन्होंने अपना वो पुराना संकल्प पूरा किया, जहाँ उन्होंने घोषणा की थी कि वे जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसमें मरेंगे नहीं। अपने जीवन के इन्हीं अंतिम वर्षों में उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। ये रचना आज भी नवयान बौद्ध परंपरा का एक मुख्य आधार स्तंभ मानी जाती है। इसमें उन्होंने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक समाज की जरूरतों के हिसाब से बहुत ही गहराई से समझाया है। इस ऐतिहासिक सफर का अंतिम पड़ाव भी बहुत प्रेरणादायक है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी भौतिक यात्रा भले ही समाप्त हो गई, लेकिन उनके विचार हमेशा के लिए अमर हो गए। दशकों बाद साल 1990 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल सामने आता है। समानता के लिए कानून तो लिखे जा चुके हैं, लेकिन क्या हमारे समाज ने वास्तव में पूरी तरह से वो समानता हासिल कर ली है जिसकी कल्पना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी? ये एक ऐसा विचार है जो उनके जीवन संघर्ष को आज की दुनिया में भी पूरी तरह से प्रासंगिक बनाता है और हमें लगातार बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद कई लोगों के लिए बिल्कुल नया हो। हम एक बेहद लोकप्रिय लेकिन वैकल्पिक ऐतिहासिक विमर्श यानी एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे। ये विमर्श चमार जाति के इतिहास और उनकी उत्पत्ति को लेकर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करता है। इस चर्चा में हम उन सभी दावों, ऐतिहासिक किताबों और ग्रंथों को डिकोड करेंगे जिनका हवाला इस वैकल्पिक इतिहास को साबित करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधी स्रोत सामग्री में गोता लगाते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो ये स्रोत उठाता है वो ये है कि आखिर इस समुदाय की असली ऐतिहासिक जड़ें क्या हैं? मतलब क्या जो इतिहास हमें अब तक बताया गया है वही पूरा सच है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है जिसे सदियों के पन्नों में कहीं छिपा दिया गया है? इस स्रोत सामग्री के मुताबिक ये समझना बहुत जरूरी है कि इस समुदाय का असल में उदय कहाँ से हुआ था। अब यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास यानी एक तरह का कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। आज के आधुनिक समाज में इस जाति को मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले कृषक या चमड़े का काम करने वाले मजदूरों के रूप में देखा जाता है, राइट? लेकिन ये स्रोत इस आम धारणा को सिरे से खारिज करता है।
इसका सबसे मुख्य दावा यह है कि यह समुदाय मूल रूप से एक शाही वंश था, जिन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय या चमर वंश के नाम से जाना जाता था। जरा सोचिए, यह अपने आप में कितना बड़ा दावा है जो सदियों पुरानी सामाजिक धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो इन दावों की तह तक जाने के लिए हम इस विश्लेषण को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम सच्चे इतिहास के दावों को देखेंगे, फिर चंवर वंश की उत्पत्ति, उसके बाद सिकंदर लोधी का काल, फिर संत रविदास जी का प्रतिरोध, उसके बाद चमार रेजिमेंट का इतिहास और अंत में इस पूरी विरासत का निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला खंड है सच्चे इतिहास के दावे। यहाँ हम उन स्रोतों और शुरुआती तर्कों का विश्लेषण करेंगे जिन पर यह पूरी थ्योरी टिकी है। जाहिर है किसी भी इतने बड़े दावे के लिए ठोस आधार चाहिए, है ना? तो ये विमर्श कुछ खास संदर्भों पर टिका है। स्रोत जिन जगहों का हवाला देता है उनमें विकिपीडिया की जानकारियां, डॉक्टर अंबेडकर टाइम्स के शोध लेख, इंडिया स्पीक्स दिल्ली की एक रिपोर्ट और बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ जैसे पब्लिकेशन शामिल हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके ये दावा किया जाता है कि मुगल काल के दौरान इन क्षत्रिय राजवंशों को जबरदस्ती चमड़े के काम में धकेला गया था, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद हम आते हैं दूसरे खंड पर, चंवर वंश की उत्पत्ति। यहाँ स्रोत कुछ बहुत ही प्राचीन और पौराणिक दावों की बात करता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि स्रोत चमर वंश को आखिर डिफाइन कैसे करता है। इस सामग्री के अनुसार चमर वंश कोई पेशा आधारित जाति या व्यावसायिक समूह बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक शाही क्षत्रिय राजवंश था जिनका साम्राज्य बहुत ही विशाल था। दावा तो यहाँ तक है कि इनका शासन सिंधु नदी के दोनों तरफ फैला हुआ था, यानी स्रोत उन्हें साफ तौर पर शासकों के रूप में देखता है, ना कि किसी मजदूर वर्ग के रूप में। और हाँ, बात सिर्फ राजपाट तक सीमित नहीं थी। स्रोत का दावा है कि इस राजवंश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की थीं जो वाकई हैरान करने वाली हैं। बताया जाता है कि इनका शासन भारत से लेकर मध्य एशिया तक फैला था और ये लोग ईरान और मध्य एशियाई देशों को मीठे पानी की सप्लाई करते थे। यही नहीं, स्रोत के मुताबिक इस राजवंश के लोग गणित, फिजिक्स और मेडिकल साइंस जैसी चीजों में भी बहुत आगे थे। मतलब एक तरह से इनका ज्ञान पूरी दुनिया में माना जाता था। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, सिकंदर लोधी का काल। ये 15वीं शताब्दी का वो दौर था जहां स्रोतों का दावा है कि इस समुदाय की स्थिति में बहुत हिंसक बदलाव आए। अगर हम 1489 से 1517 के बीच सिकंदर लोधी के शासनकाल को देखें तो स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प धार्मिक टकराव का जिक्र करता है। इसके अनुसार सिकंदर लोधी ने संत रविदास जी का धर्म बदलवाने के लिए मुल्ला सदना नामक एक फकीर को भेजा था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। संत रविदास जी के विचारों से प्रभावित होकर मुल्ला सदना ने खुद हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम रामदास रख लिया। जाहिर है सिकंदर लोधी इससे भड़क गया और उसने संत रविदास जी को कैद कर लिया। स्रोत का कहना है कि इसी घटना के बाद से इस समुदाय को अपमानित करने के इरादे से एक विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल शुरू किया गया था। इस जबरन पेशे में बदलाव वाली थ्योरी को बैकअप देने के लिए स्रोत डॉक्टर हमीदा खातून की किताब अर्बनाइजेशन का हवाला देता है। उनका निष्कर्ष ये है कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पहले भारत में चमड़े के काम या साफ सफाई के लिए हिंदुओं में कोई विशेष जाति थी ही नहीं। हिंदू तो ऐतिहासिक रूप से चमड़े के काम से दूर रहते थे। स्रोत का तर्क है कि चमड़े के उत्पादन का संगठित काम वास्तव में मुस्लिम शासकों के आने के बाद ही शुरू हुआ था। इस पूरी बात को और मजबूत करने के लिए कुछ और साहित्यिक प्रमाण यानी लिटरेरी एविडेंस भी दिए गए हैं, जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड की बहुत ही मशहूर किताब द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसके साथ ही डॉक्टर विजय सोनपर शास्त्री के शोध का भी जिक्र है, जिसमें यह दावा किया गया है कि चंवर वंश का उल्लेख तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। तो सब देख सकते हैं कि कैसे स्रोत अपने दावे को सच साबित करने के लिए कई अलग अलग ऐतिहासिक कड़ियों को आपस में जोड़ रहा है। हमारा चौथा खंड है संत रविदास और उनका प्रतिरोध। यहां हम राजपूत वंश में इस महान आध्यात्मिक नेता की भूमिका को देखेंगे। यहां स्रोत उन शाही संबंधों को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। इसे हम ऐसे देख सकते हैं। पहला कदम, पश्चिमी भारत के एक बहुत ही प्रतापी राजा चवन सिंह के वंश का वैवाहिक संबंध मेवाड़ के प्रसिद्ध बप्पा रावल के वंश से था। फिर दूसरा कदम, इसी संबंध के चलते राणा सांगा और उनकी पत्नी जाली रानी ने संत रविदास जी को अपना गुरु मान लिया। और फिर तीसरा कदम, उन्होंने संत रविदास जी से चित्तौड़ के किले में रहने की विनती की, जिसके बाद वो कई महीनों तक उसी किले में रहे भी थे।
इन्हीं शाही संबंधों के आधार पर स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प कल्चरल तर्क सामने रखता है। दावा यह है कि पश्चिमी भारत, खास तौर पर राजस्थान में, आज भी इस जाति के लोग बिल्कुल पारंपरिक राजपूत रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे कि पुरुषों का पगड़ी पहनना, बड़ी बड़ी मूछें रखना और महिलाओं का लंबा घूंघट काढ़ना। स्रोत का मानना है कि आज भी मौजूद ये सांस्कृतिक समानताएं असल में उनके उसी क्षत्रिय अतीत का जीता जागता सबूत है। इस ऐतिहासिक संघर्ष को और गहराई से दिखाने के लिए स्रोत संत रविदास जी के एक खास दोहे का जिक्र करता है। इस दोहे का मतलब ये है कि कैसे सिकंदर लोदी ने संत रविदास को इस्लाम कबूल करवाने के लिए उन्हें भूखा प्यासा तक रखा। उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए, उनके अनुयायियों को बहुत ही निम्न स्तर के काम करने पर मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये वाकया उनके अटूट संकल्प और जबरदस्त प्रतिरोध को दर्शाता है। चलिए अब आते हैं 5वें खंड पर, चमार रेजिमेंट। यहाँ हम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हुए विद्रोह और आधुनिक भारत में उनके सैन्य योगदान के दावों को परखेंगे। यहाँ एक तारीख बहुत ही अहम बताई गई है, 1 मार्च 1943। स्रोत इस तारीख पे बहुत जोर देता है क्योंकि इसी दिन ब्रिटिश सेना ने आधिकारिक तौर पर चमार रेजिमेंट का गठन किया था। और आपको बता दें, इसे उस समय की एक बेहद मजबूत बटालियन माना जाता था। तो फिर इस रेजिमेंट का क्या हुआ? स्रोत के मुताबिक जब इस रेजिमेंट को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए भेजा गया तो कुछ बहुत ही अभूतपूर्व हुआ। इसके कैप्टन मोहनलाल कुरिल ने देखा कि अंग्रेज तो उन्हें अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये देखकर कैप्टन कुरिल ने बगावत कर दी। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और सैकड़ों भारतीय सैनिकों की जान बचाई। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने रेजिमेंट को तुरंत भंग कर दिया और कैप्टन कुरिल को जेल में डाल दिया। सच में ये राष्ट्रवाद और विद्रोह की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। अब हम अपने आखिरी यानी छठे खंड पर पहुंच गए हैं, विरासत और निष्कर्ष। यहां हम ऐतिहासिक विलोपन यानी इतिहास के पन्नों से मिटा दिए जाने के दोहरे प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। स्रोत का जो फाइनल निष्कर्ष है वो एक बहुत ही गहरी और मार्मिक दोहरी त्रासदी की ओर इशारा करता है। विश्लेषण का तर्क है कि जहां एक तरफ मध्यकालीन इस्लामी शासकों ने इन क्षत्रियों को हाशिए पर धकेलकर उनसे निम्न कार्य करवाए, वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज ने उन्हें अछूत मान लिया और इस हाशिएकरण को पूरी तरह से पक्का कर दिया। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि समाज ने उन्हें हर तरह से अपमानित किया, लेकिन इतने जुल्म सहने के बावजूद इस समुदाय ने कभी भी अपने मूल विश्वास और धर्म को नहीं त्यागा। और ये पूरी चर्चा हमें दर्ज इतिहास के एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। हम सबको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि इतिहास की जटिलताएं आखिर काम कैसे करती हैं। सदियों के लंबे अंतराल में कैसे इतने बड़े ऐतिहासिक आख्यान गढ़े जाते हैं, कैसे उन्हें छुपा दिया जाता है और फिर कैसे उन्हें एक दिन अचानक से दोबारा खोज निकाला जाता है। उम्मीद है कि स्रोत सामग्री के आज के इस विश्लेषण ने हम सभी को इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सवाल पूछते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए। जरा सोचिए, क्या हो अगर पानी और दवा जैसे इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरतों को ही एक हथियार बना लिया जाए। मतलब पानी जिसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और दवा जो टूटती हुई सांसों को वापस लाती है। जब इन दोनों ही चीज़ों पर किसी एक खास वर्ग का कब्जा हो जाए और वो इसका इस्तेमाल दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए करने लगें, तो स्थिति सच में बहुत खौफनाक हो जाती है। तो बिना किसी देरी के आज के इस खास विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं और इस अकल्पनीय संघर्ष को जरा करीब से समझते हैं। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम उस दौर के दस्तावेजों और किस्सों को खंगाल रहे हैं जो एक ऐसे संघर्ष को दिखाते हैं जहां समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को महज इसलिए जीने की बुनियादी सुविधाओं से दूर रखा गया क्योंकि वो एक खास समुदाय से आते थे। यह कहानी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, जिन्हें हम भीमराव के नाम से भी जानते हैं। उनका एक ऐसा संघर्ष जो इतिहास में एक डेविड और गोलियत जैसी लड़ाई बन गया। एक तरफ गोलियत यानी वो विशाल और भ्रष्ट व्यवस्था जिसके पास सत्ता, पैसा और हर संस्थान का पूरा कंट्रोल था, और दूसरी तरफ डेविड के रूप में वो हाशिए पर पड़ा समुदाय जिसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना अदम्य साहस था।
यह कहानी हमें साफ दिखाती है कि अधिकार कभी भी मांगे नहीं जाते, बल्कि तर्क और अपने पक्के इरादों से उन्हें हासिल किया जाता है। आज के इस पूरे विश्लेषण को हम इन 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, समानता की प्यास। दूसरा, एक जहरीली साजिश। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं से बेदखली। चौथा, कानूनी पलटवार। पांचवा, अस्पताल में अदालत। और छठा, न्याय का फैसला। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, समानता की प्यास, यानी एक बुनियादी अधिकार की लड़ाई। इस पूरी घटना की शुरुआत दरअसल एक बेहद बेचैन कर देने वाले मोड़ से होती है। आनंद नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। जाहिर है उसे अपनी दवाइयों के लिए साफ पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन जैसे ही उसके परिवार वाले पानी लेने जाते हैं, उनके लिए साफ पानी के हर रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। अब अगर हम यहाँ दोनों पक्षों को देखें तो जमीनी अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो शोषित समुदाय है जिनका लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना और पानी तक बराबर की पहुंच पाना है। इनका नेतृत्व भीमराव और उनके पिता रामजी कर रहे हैं, जो पूरी तरह से धैर्य, तर्क और कानून का सहारा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय इलीट वर्ग और औपनिवेशिक सत्ता के अधिकारी हैं, जैसे प्रचंड देव, नरोत्तम जोशी और डेविड, उनका इकलौता मकसद है किसी भी कीमत पर अपना सामाजिक रुतबा और भेदभाव बनाए रखना, और इसके लिए वो ताकत, संस्थागत हड़ताल और धोखेबाजी, किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते। इलीट वर्ग का ये अहंकार और शोषितों का ये धैर्य असल में एक बहुत बड़े टकराव की नींव रख रहा था। और यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक जहरीली साजिश, जहां ये उत्पीड़न और भी तेजी से बढ़ने लगता है। उत्पीड़न का ये पूरा सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और देखिए, बात अब सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं थी, ये सीधे सीधे उनकी जान पर हमला बन चुका था। पहले दिन क्या होता है, ऊंची जाति की मानी जाने वाली स्थानीय बावड़ी तक जाने का रास्ता ताकत के बल पर रोक दिया जाता है। जब इससे बात नहीं बनी तो दूसरे दिन विरोधियों ने उस बावड़ी में एक मरा हुआ कुत्ता फेंक दिया ताकि उसे पूरी तरह अपवित्र किया जा सके। मतलब ये क्रूरता का एक ऐसा लेवल था जो किसी भी इंसान को शर्मसार कर दे। मजबूर होकर तीसरे दिन समुदाय के लोग मीलों दूर एक दूसरे तालाब पर गए, लेकिन उस पानी में भी चुपके से जहर मिला दिया गया था। और फिर आता है चौथा दिन, जब जहरीला पानी पीकर बेकसूर लोग बेहोश होने लगे, मौत के मुंह में जाने लगे, तब एक नया और भयानक संकट खड़ा कर दिया गया, अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल। तीसरा हिस्सा, स्वास्थ्य सेवाओं से बेदखली, यानी संस्थागत उत्पीड़न। ये सोचना भी कितना डरावना है ना कि जहरीला पानी पीकर मासूम लोग तड़प रहे हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए इन लोगों को जब आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि अस्पताल के दरवाजे ही बंद हैं। डॉक्टरों ने बाकायदा ये तर्क देते हुए हड़ताल कर दी कि वे किसी खास समुदाय के लोगों का इलाज करके अपनी मान्यताओं को अशुद्ध नहीं कर सकते। मेडिकल प्रोफेशन में जहां किसी की जान बचाना सबसे पहला धर्म होता है, वहां डॉक्टरों का ये नैतिक पतन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यहाँ चिकित्सा जैसी बुनियादी सेवा को सचमुच एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। सामाजिक भेदभाव को बचाए रखने के लिए संस्थानों का ऐसा दुरुपयोग उस दौर की व्यवस्था के सबसे काले सच को हमारे सामने लाकर रख देता है। लेकिन फिर शुरू होता है चौथा दौर, कानूनी पलटवार। इतनी बड़ी और भयानक त्रासदी के बावजूद भीमराव की कानूनी रणनीति एकदम स्पष्ट और अचूक थी। उन्होंने साफ कर दिया कि भाई, शारीरिक हिंसा का जवाब हम हिंसा से बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ विरोधियों का ही फायदा होता। इसके बजाय उन्होंने अपनी कलम और अपनी कानूनी समझ को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने रातों रात एक अर्जेंट लीगल पिटिशन तैयार की। यह कदम उनके गहरे कानूनी ज्ञान को दिखाता है। उन्होंने स्थानीय भ्रष्ट प्रशासन को पूरी तरह से साइडलाइन किया
और सीधे अदालत से गुहार लगाई कि मरीजों की जान बचाने के लिए तुरंत न्यायिक हस्तक्षेप किया जाए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कानूनी व्यवस्था को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो खुद आकर इस मेडिकल हड़ताल और तड़पते हुए लोगों की हालत को अपनी आंखों से देखे। सच कहूं तो ये एक ऐसी बौद्धिक लड़ाई थी जिसके लिए विरोधी दूर दूर तक तैयार नहीं थे। 5वां हिस्सा, अस्पताल में अदालत, एक ऐसा रणभूमि जो रातों रात तैयार हुई। इस जबरदस्त कानूनी रणनीति का नतीजा ये हुआ कि जज साहब को खुद अस्पताल आना पड़ा और वहीं सुनवाई करनी पड़ी। अस्पताल का वो आम सा गलियारा अचानक एक अदालत में तब्दील हो गया। ये एक ऐसा युद्ध का मैदान था जहां लड़ाई लाठी डंडों से नहीं बल्कि तर्कों, सबूतों और संविधान के सिद्धांतों पर लड़ी जा रही थी। अदालत में दी गई भीमराव की ये दलील जरा सुनिए। यदि समाज विभाजित है तो अलग अलग चिकित्सा प्रणालियां बनाई जानी चाहिए, अन्यथा क्या समाज एक सभ्यता है या एक जंगल? इस एक अकेले सवाल ने विरोधी वकीलों और समाज के उन ठेकेदारों की बोलती बंद कर दी। ये तर्क इसलिए इतना अचूक था क्योंकि इसने समाज के दोगलेपन को सीधे चुनौती दी थी। भाई, अगर समाज एक है, टैक्स सिस्टम एक है, तो सार्वजनिक संपत्तियों पर अधिकार अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और इस पूरी कानूनी लड़ाई का जो सबसे मूल आधार था वो था ये तर्क, चिकित्सा एक अधिकार है, खैरात नहीं। इस एक लाइन ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी इंसान को उसके सामाजिक रुतबे के आधार पर इलाज से दूर नहीं रखा जा सकता। ये सीधे सीधे इंसान की गरिमा और समानता की बात थी। जब कोई बीमार होता है ना, तो वो किसी जाति या वर्ग का नहीं होता, वो बस एक पीड़ित इंसान होता है और उसे इलाज देना किसी का कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये उसका एक मौलिक मानवाधिकार है। और अब छठा और आखिरी हिस्सा, न्याय का फैसला। देखिए, भावनाएं और तर्क अपनी जगह बहुत मायने रखते हैं, लेकिन आखिर में अदालतें चलती हैं सबूतों पर। कानून की दुनिया में अकाट्य भौतिक साक्ष्य यानी अनडिनायबल फिजिकल एविडेंस का एक बहुत ही खास महत्व होता है। इसका मतलब है एक ऐसा ठोस सबूत जो किसी संदिग्ध को सीधे सीधे अपराध से जोड़ दे। और जब ऐसा सबूत सामने आता है ना, तो आरोपी की सामाजिक हैसियत, उसका रसूख या उसकी पॉलिटिकल पावर, ये सब बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं। सबूत के सामने हर कोई बराबर होता है। और बिल्कुल इसी सिद्धांत ने इस पूरे केस की दिशा पलट कर रख दी और उस भ्रष्ट एलीट वर्ग को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस जहरीले तालाब के पास किसकी सोने की घड़ी मिली थी? यही वो स्मोकिंग गन या निर्णायक सबूत था जिसने पूरी बाजी पलट दी। ये घड़ी किसी और की नहीं बल्कि नरोत्तम जोशी की थी। जी हाँ, वही व्यक्ति जो शुरुआत से ही इस पूरी साजिश का एक अहम हिस्सा था और जो अदालत में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सीना ताने खड़ा था। इस एक छोटे से सबूत ने उनके सारे घमंड, उनके झूठ और उनके खोखले तर्कों को एक ही झटके में जमीन पर लापटका। सच्चाई अब सबके सामने थी और इस सबूत के सामने आते ही पूरी अदालत में खलबली मच गई। जज ने बिना देर किए तुरंत और समान चिकित्सा उपचार का आदेश दे दिया। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर और सबके सामने हुए अपमान से घबराकर नरोत्तम जोशी उस अस्थायी अदालत से बिल्कुल बदहवास होकर भाग खड़ा हुआ। ये सीन असल में उस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के पतन का एक बड़ा प्रतीक था और इस तरह उस उत्पीड़ित समुदाय ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बुनियादी अधिकारों की एक ऐतिहासिक कानूनी मिसाल कायम कर दी। ये सिर्फ एक कोर्ट केस की जीत नहीं थी, बल्कि अन्याय पर न्याय की और क्रूरता पर बुद्धि की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इस ऐतिहासिक जीत से एक बहुत ही खूबसूरत बात निकलकर सामने आती है। कानून केवल सजा देने के लिए नहीं बल्कि समाज को ठीक करने का एक साधन है। ये डॉक्टर अंबेडकर के न्याय के उस विजन को दिखाता है जिसमें कोई भी कानूनी जीत सिर्फ दूसरे पक्ष को हराने या नीचा दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये पूरे समाज की कमियों को सुधारने, उसकी बीमारियों को दूर करने और एक समान समाज के निर्माण का काम करती है।
इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज का हमारा आधुनिक समाज हर किसी के लिए बुनियादी मानवाधिकारों तक समान पहुंच पक्की करने में सच में कितना आगे आ चुका है। इतिहास की इन घटनाओं से सीख लेकर आज की व्यवस्थाओं पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या आज भी किसी को उसकी पहचान की वजह से स्वास्थ्य या साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से दूर रखा जाता है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय की ये जो लड़ाई है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो जरूर है, लेकिन क्या ये सच में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? सोचने वाली बात है ना? नमस्कार, आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और बात करते हैं एपिसोड 504 के उस जबरदस्त और गंभीर सामाजिक टकराव की, जिसने सच में झंझोड़ कर रख दिया है। ये कहानी मुख्य रूप से महत्वाकांक्षा और उस दौर की उन कड़ी सामाजिक सीमाओं के आसपास घूमता है। हम देखेंगे कि कैसे समाज की रूढ़िवादी सोच किसी के बड़े सपनों और उसकी दोस्ती दोनों की कड़ी परीक्षा लेती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। ये शब्द सुनकर ही सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्रोत सामग्री में जो ये पंक्तियां हैं, थूक मिट्टी को अपवित्र ना कर सके इसलिए गले में मटका और पैरों के निशान मिटाने के लिए कमर में झाड़ू। उफ, ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये मानव गरिमा को, एक इंसान की इज्जत को तोड़ने के बेहद क्रूर हथियार थे। छुआछूत को लागू करने का ये भयानक तरीका दिमाग को झकझोर देता है और बताता है कि उस वक्त की सामाजिक स्थितियां असल में कितनी भयावह और संगीन थीं। तो हमारा पहला भाग है महत्वाकांक्षा और सामाजिक उपहास, सीमाओं के पार सपने देखना। यहाँ कहानी में एक बड़ा ही अजीब और चुभने वाला अंतर दिखाया गया है। एक तरफ भीमराव के बड़े शैक्षणिक सपने हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो उन्हें किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। लोग ये कहकर ताने मार रहे हैं कि भाई जिसकी औकात मटुंगा से कोलाबा तक आने जाने की नहीं है, वो पढ़ने के लिए लंदन कैसे जाएगा? लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी जाति के पहले ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10वीं पास की है और जो अंग्रेजी भी बोलते हैं। लोगों के इन तानों और भीमराव की इस बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि के बीच का ये अंतर साफ दिखाता है कि लोग उनकी काबिलियत को नहीं बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को तौल रहे थे। इसके बाद एक बेहद शक्तिशाली विचार सामने आता है। भीमराव का ये मानना है कि सच्चा सामाजिक विकास यानी सच्ची प्रगति तब तक हो ही नहीं सकती जब तक समाज की सामूहिक सोच न बदले। उनका कहना है कि जब कोई बड़ा सपना देखता है ना, तो पड़ोसियों को उसकी टांग खींचना या उसे निशाना बनाना छोड़कर उसका पूरा साथ देना चाहिए। ये विचार बिल्कुल क्लियर करता है कि सच्ची तरक्की सबको साथ लेकर चलने में है, किसी को नीचे खींचना तो बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, उत्पीड़न के प्रतीक, शुद्धिकरण की प्रथा। अब यहाँ मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। भीमराव के दोस्त वैभव, जो कि एक संपन्न और ऊंची जाति से आते हैं, उन्हें इस दोस्ती के कारण कड़ी सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है। विपक्षी जैसे कि नरोत्तम जोशी शुद्धिकरण को सिर्फ एक धार्मिक प्रथा की तरह नहीं बल्कि पूरी तरह से एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। गंगा जल से पवित्र करने के इस काम का असली मकसद वैभव को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और उन्हें नियंत्रण में रखना था। यह सच में हैरान करने वाला है कि परंपराओं को कैसे लोगों को उनकी जाति की सीमाओं में बांध कर रखने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था। जरा क्रूरता के इन कदमों पर गौर करें। पहला, गंगा जल से जबरदस्ती शुद्धिकरण। दूसरा,
एक ऊंची जाति के व्यक्ति को वही भयावह मटका और झाड़ू पहनाना ताकि उसकी आत्मा और गरिमा को पूरी तरह से कुचला जा सके। और तीसरा, इन सब के जरिए ये मांग करना कि भीमराव के साथ उसकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये पूरा का पूरा क्रम दरअसल दिलों में खौफ पैदा करने की एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन पता है क्या, यहाँ पर आकर कहानी एकदम से पलट जाती है। इतने भयानक अपमान और दबाव के बावजूद वैभव दोस्ती तोड़ने से बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। उनका विरोध दृढ़ है। वो उन मकातों और झाड़ों को स्वीकार कर लेते हैं और समाज को दिखाते हैं कि चाहे जो हो जाए, वो इस दोस्ती की कीमत चुकाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वैभव का ये अटूट साहस सच में बहुत कुछ कह जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, दोस्ती की कीमत, त्रासदियों का सिलसिला। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि इस दोस्ती की आखिर सच्ची कीमत है क्या? क्योंकि अगर हम पिछली घटनाओं पर नजर डालें तो जो कोई भी भीमराव के साथ खड़ा हुआ है उसने एक भारी कीमत चुकाई है। चाहे वो ध्रुव हो जिसका जीते जी अंतिम संस्कार कर दिया गया था, या माधुरी दीदी जिन पर जानलेवा हमला हुआ, और उससे भी बुरा और दुखांत काका की मृत्यु जिन्हें भीमराव का साथ देने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सारी घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि उस दौर में एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का साथ देना कितना खतरनाक और जानलेवा कदम हो सकता था। इन लगातार होती दुखंत घटनाओं का असर भीमराव पर बहुत गहरा पड़ता है। ये एक ऐसा भावुक क्षण है जहां उन पर अपराध बोध पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो अपने ही दोस्त वैभव से कहते हैं कि मेरी वजह से जो भी मेरी जिंदगी से जुड़ना चाहता है उसे सिर्फ तकलीफ होती है। तुम्हें लंदन वापस चले जाना चाहिए। भीमराव किसी भी हाल में नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनका एक और दोस्त इस क्रूर समाज की बलि चढ़ जाए। तो ये सारे हालात ना एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा करते हैं। एक तरफ है अपनापन और सच्ची दोस्ती, और दूसरी तरफ है सदियों पुरानी ऐतिहासिक दूरियां और सामाजिक उत्पीड़न। क्या दो लोगों के बीच का ये निजी बंधन एक ऐसी व्यवस्था के इतने बड़े दबाव को झेल पाएगा जो किसी भी कीमत पर उन्हें अलग करने की जिद पर अड़ी हुई है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, एक भयावह चेतावनी, समुद्र किनारे की चेतावनी। यहाँ रमाबाई के जरिए अतीत की एक बेहद खौफनाक कहानी सामने आती है। ये कहानी उनके पहले पति के छोटे भाई की है। शुरुआत होती है पहले दिन से, जब दो अलग जातियों के बीच दोस्ती बनती है। फिर कुछ हफ्तों बाद समाज की ओर से आती है कड़ी चेतावनी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अभी वैभव और भीमराव को मिल रही है। और इसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। दोनों दोस्तों की लाशें समुद्र किनारे पाई जाती हैं। ये कहानी एक साफ और संगीन चेतावनी थी कि ऐसे सामाजिक टकराव का अंजाम कितना भयंकर और हिंसा से भरा हो सकता है। इस पुरानी कहानी का असर रामाबाई के दिमाग पर साफ देखा जा सकता है। एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है उन पर। वो भीमराव को समझाने की कोशिश करती हैं कि ऊंची जाति वालों के साथ ऐसी दोस्ती पिछड़े वर्गों के लिए सीधे तौर पर एक जानलेवा खतरा बन सकती है। उनके लिए ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं थी, बल्कि आज की सच्चाई की एक भयानक झलक थी, जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अब कुछ गलत हुआ तो इसका कितना भारी परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। तो स्रोत सामग्री के इस पूरे विश्लेषण के अंत में जो बात निकल कर आती है वो ये है कि सच्ची सामाजिक प्रगति का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है।
जब एक समाज समानता जैसी बुनियादी चीज के बदले अपमान, हिंसा और यहाँ तक कि मौत की कीमत वसूलने पर उतर आए, तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि ऐतिहासिक सुधार और बदलाव का ये लंबा संघर्ष क्या वाकई में इतने बड़े बलिदान की योग्य है, और क्या सच्चा बदलाव ऐसी ही भारी कीमत चुकाने के बाद आता है? इस गहरे सवाल के साथ आप इस मुद्दे पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम ब्रिटिश काल के भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अदालती नाटक को डिकोड करने वाले हैं जो सच में बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी है एक ऐसे टकराव की जहां एक तरफ अपार शक्ति थी और दूसरी तरफ अटूट संकल्प। क्या बेजोड़ अक्लमंदी सिस्टम में फैले गहराई तक फैले भेदभाव को हरा सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी की नींव रखता है और हमें उस मुख्य संघर्ष की ओर ले जाता है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। क्या ज्ञान वाकई सबसे बड़ा हथियार है? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत में उस समय के बॉम्बे हाई कोर्ट के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक बेहद एलीट और शत्रुतापूर्ण माहौल था, जहां सिर्फ रसूखदारों, अमीर भारतीयों और ब्रिटिश वकीलों का ही सिक्का चलता था। और इसी माहौल का सामना किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। कोलंबिया और लंदन से इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद उन्हें शहर के सबसे महंगे और मगरूर वकील मिस्टर चटर्जी से सीधे जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। मिस्टर चटर्जी ने सरेआम ताना मारते हुए कहा था, तुमने विदेशों से डिग्रियां जरूर हासिल कर ली हैं, लेकिन तुम अपनी जाति भूल गए। तुम्हारी जगह बाहर चबूतरे पर है। जरा सोचिए, इतने बड़े पब्लिक अपमान के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर का रवैया कितना गरिमामय और अडिग था। उन्होंने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया। न्याय की देवी की नजरों में सीढ़ियों की धूल और मखमली कुर्सियों में कोई फर्क नहीं होता। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि उनका ज्ञान किसी मखमली कुर्सी का मोहताज नहीं है। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ कोर्ट के अंदर बैठे वो एलीट वकील हैं जो भारी भरकम फीस लेते थे और घमंड से भरे थे, और दूसरी तरफ बाहर एक पेड़ के नीचे दरी पर बैठे डॉक्टर अंबेडकर जो बिल्कुल मुफ्त या नाम मात्र की फीस पर केस लड़ते थे। यही वो इंसान थे जो आगे चलकर इन सभी को अपनी बुद्धिमत्ता से पछाड़ने वाले थे। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है ठाकुर भवानी सिंह की। ये एक बहुत ही ताकतवर और रसूखदार जमींदार थे, लेकिन अचानक वो एक ऐसे भयानक दुस्वप्न में फंस गए जिसने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। स्थिति सच में बहुत गंभीर थी। उनके युवा बेटे विक्रम पर एक अंग्रेज अफसर की हत्या का झूठा इल्जाम लग गया था। पुलिस ने बिल्कुल मनगढ़ंत सबूत और झूठे गवाह खड़े कर दिए थे और निचली अदालत ने विक्रम को सीधे फांसी की सजा सुना दी थी। सबसे भयानक बात तो ये थी कि अंग्रेजों के इस मामले में शामिल होने की वजह से सभी बड़े बड़े वकीलों ने केस लड़ने से ही हाथ खड़े कर दिए थे। यहां तक कि मिस्टर चैटर्जी ने भी उस अमीर पिता का पैसा ठुकराते हुए कह दिया कि अब तो खुद भगवान भी उनके बेटे को फांसी से नहीं बचा सकते। लेकिन फिर कहानी में एक अजीब सी विडंबना आती है। उसी मिस्टर चटर्जी ने क्रूर मजाक करते हुए उस हताश पिता को बाहर पेड़ के नीचे बैठे उस बहिष्कृत वकील के पास जाने का सुझाव दिया। ठाकुर भवानी सिंह अपनी सारी दौलत लेकर डॉक्टर अंबेडकर के पैरों में गिर पड़े। लेकिन बाबा साहब का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मैं ये केस आपके पैसों के लिए नहीं, बल्कि इस जालिम हुकूमत से एक निर्दोष की जान बचाने के लिए लड़ूंगा। ये जवाब इस बात का सबूत है कि उनकी असली प्रेरणा हमेशा शुद्ध न्याय ही थी, न कि कोई वित्तीय लाभ। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये पूरी सिचुएशन कैसे एक थ्रिलर में बदल जाती है, क्योंकि समय के खिलाफ ये जो रेस है ना, यही इस ऐतिहासिक घटना को इतना ज्यादा रोमांचक बनाती है। टाइमलाइन पर गौर करें तो फांसी में सिर्फ 7 दिन बचे थे। ठाकुर दर दर वकील खोज रहे थे। पहले 3 दिन तो एलीट वकीलों के इनकार में ही निकल गए। चौथे दिन डॉक्टर अंबेडकर को केस सौंपा गया और उसके बाद
अगले 3 दिन और 3 रातें बाबा साहब ने बिना एक पल सोए पुलिस की 500 पन्नों की उस भारी भरकम अंग्रेजी फाइल का एक एक शब्द छान मारा। ये उनकी असीम सहनशक्ति को दर्शाता है। और फिर फांसी से ठीक 2 दिन पहले हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई शुरू होती है। खचाखच भरी अदालत में टेंशन बिल्कुल चरम पर थी। माहौल तब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब डॉक्टर अंबेडकर ने गवाहों या पुलिस रिपोर्ट पर बहस करने से ही साफ इनकार कर दिया। उनका यह पैंतरा देखकर सख्त अंग्रेज जज जस्टिस हेंडरसन भी पूरी तरह हैरान रह गए। बाबा साहब ने एक ऐसा सटीक लीगल पॉइंट उठाया जिससे पूरा कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम मिस कर गया था। उनका सवाल था, कोई एक अकेला व्यक्ति आखिर साजिश कैसे रच सकता है? इस एक सवाल ने पूरे कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस ला दिया। उन्होंने कोर्ट के सामने आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन रखी। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक साजिश रचने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। कोई भी अकेला इंसान साजिश नहीं रच सकता। ये एक ऐसा प्योर लीगल तर्क था जिसने अभियोजन पक्ष की पूरी छुरी को जड़ से उखाड़ फेंका। और फिर आता है इस केस का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। एक अकाट्य तथ्य इन्हें था कि सह आरोपी रहीम को सबूतों की कमी के चलते 3 महीने पहले ही बरी किया जा चुका था। इस एक फैक्ट ने पूरे केस की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि अगर अदालत ने पहले ही दूसरे व्यक्ति को निर्दोष मान लिया था तो पहला व्यक्ति उसके साथ साजिश रचने का दोषी कैसे हो सकता है? बिल्कुल सिंपल लॉजिक था। ये तर्क इतना सॉलिड था कि अंग्रेज जज जस्टिस हैंडरसन को भी कहना पड़ा, डिफेंस वकील के तकनीकी और कानूनी तर्कों को देखते हुए ये अदालत मानती है कि ये मुकदमा कानूनी खामियों से भरा है। अदालत विक्रम को बाइज्जत बरी करती है। ये शानदार जीत साबित करती है कि अगर लीगल लॉजिक मजबूत हो तो वो दुनिया के सबसे बायस्ड सिस्टम को भी चकनाचूर कर सकता है। फैसले के बाद का जो नजारा था वो मुकदमे से भी कहीं ज्यादा अहम है। एक तरफ वो पिता था जो खुशी के मारे रो रहा था और दूसरी तरफ वो पूरा एलीट लीगल सिस्टम जिसका अहंकार पूरी तरह से चूर-चूर हो चुका था। जब उस अहंकारी मिस्टर चटर्जी ने आखिरकार कांपती हुई आवाज में माफी मांगी तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, वकालत का पेशा न्याय दिलाने के लिए है चटर्जी साहब, अपना अहंकार दिखाने के लिए नहीं। इस गरिमामयी जवाब ने बता दिया कि सच्ची महानता में कोई दिखावा नहीं होता। इस पूरे एक्सप्लेनर से जो अहम सबक मिलते हैं वो बहुत गहरे हैं। पहला ये कि इंसान की असली कीमत बाहरी दिखावे, जाति या रुतबे से तय नहीं होती। एक हीरा अगर धूल में भी सना हो तो भी वो चमकता ही है। दूसरी बात, किसी भी क्राइसिस के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि गहरी एकाग्रता और फोकस से हमेशा समाधान निकल ही आता है। ये याद रखना जरूरी है कि अहंकार हमेशा इंसान को अंधा बनाता है, जबकि सही शिक्षा और विनम्रता उसे अजेय बना देती है। और आखिर में उनका सबसे बड़ा मंत्र, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आखिर में ये सोचने वाली बात है कि अगर शिक्षा और बुद्धिमत्ता की ताकत भेदभाव की सबसे मजबूत दीवारों को भी गिरा सकती है, तो आज के समय में ऐसा कौन सा असंभव काम है जिसे डीप फोकस और अक्लमंदी से हल नहीं किया जा सकता। इसी एक विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास के उन पन्नों में चलेंगे जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। आज की चर्चा का विषय है डॉक्टर B.R. अंबेडकर का बचपन और उनका वो शुरुआती संघर्ष जो स्रोत सामग्री में दिखाया गया है। हम देखने वाले हैं कि कैसे बचपन में झेले गए उस भारी भेदभाव ने उनके जीवन भर की समानता की लड़ाई की नींव रखी। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जब अपने ही आसपास इतनी गहरी खाई, इतनी असमानता देखता है तो वो क्या करता है? आज हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस चिंगारी को समझेंगे जिसने आगे चलकर पूरे देश का भविष्य बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सीधे इस विचार पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी सकपाल, उनका एक बहुत ही गहरा और सीधा सा फलसफा था
वो अक्सर कहते थे, इंसान इस जमीन को तो बांट सकता है लेकिन आसमान को नहीं, इसलिए आसमान एक है। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। राम जी अपने बच्चों को यही सिखा रहे थे कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब एक हैं, ठीक उस नीले आसमान की तरह। लेकिन जैसे ही वो घर की दहलीज से बाहर कदम रखते, स्रोत सामग्री हमें दिखाती है कि बाहर की दुनिया कितनी अलग और बटी हुई थी। घर के अंदर एकता का पाठ और बाहर एक गहरी खाई। अजीब है ना? अब अगर हम इस परिवार के सफर पर नजर डालें तो 1891 में महू में उनका जन्म हुआ। फिर पिता के आर्मी से रिटायर होने के बाद ये परिवार दापोली और फिर सातारा गया। पर सच कहूं तो जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, ये सफर सिर्फ जगहों का नहीं था, ये लगातार चलने वाले एक संघर्ष का सफर था। विडंबना देखिए, 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्म की वो रात भी एक गहरे पूर्वाग्रह से अछूती नहीं रही। एक स्थानीय डॉक्टर ने उनकी मां का इलाज करने से साफ मना कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक वंचित समाज से आते थे। मतलब एक नवजात शिशु का इस दुनिया से पहला परिचय ही भेदभाव से हो रहा था। और यहीं पर शिक्षा की अहमियत बहुत ही खूबसूरती से सामने आती है। जरा इस तुलना को देखिए, एक तरफ एक चांदी का लॉकेट है और दूसरी तरफ विज्ञान की एक किताब। जी हां, युवा भीम ने गुरुत्वाकर्षण और उछाल के सिद्धांतों को समझने वाली एक साइंस की किताब पाने के लिए अपनी नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट तक बेच डाला। और जब इस बात पर बवाल हुआ तो पता है उनके पिता ने क्या किया? उन्होंने इस फैसले का डटकर बचाव किया। उनके लिए शिक्षा वो इकलौता कवच था जो उनके बच्चों को समाज के तीखे प्रहारों से बचा सकता था। ये वाकया हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि ज्ञान की कीमत भौतिक चीजों से कहीं कहीं ज्यादा है। खैर, जैसे जैसे परिवार सातारा पहुंचता है, ये संघर्ष और भी बेतुके होने लगते हैं। जरा इस आर्थिक तुलना पर गौर कीजिए। एक सामान्य चाय की कीमत उस समय थी 20 पैसे, लेकिन उनके लिए उसी चाय की कीमत 2 रुपए। स्रोत सामग्री में वो किस्सा है जहां युवा भीम से चाय की दुकान पर गलती से एक पीतल का ग्लास छू गया था। इस पर दुकानदार ने सीधे 10 गुना कीमत मांग ली। उसका तर्क था कि अब उसे वो बर्तन फेंकना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, ये सिर्फ कोई आर्थिक नुकसान की बात नहीं थी, ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था की एक बेहद कठोर और सच कहूं तो एक हास्यास्पद सच्चाई थी जो सीधे मुंह पर आकर लगती थी। और ऐसा नहीं है कि ये असमानता सिर्फ बाजार तक सीमित थी। स्कूल, जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, वहां भी यही हाल था। जरा इन रोजमर्रा की बाधाओं को देखिए जो इस एक्सप्लेनर के सोर्स में बताई गई हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए इस बच्चे को क्या क्या सहना पड़ा। क्लासरूम में घुसने की मनाही, क्लास के बाहर एक बोरे पर बैठने की मजबूरी, प्यास लगे तो सार्वजनिक मटके से पानी पीने की भी इजाजत नहीं। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने बैरिस्टर बनने की अपनी इच्छा जताई तो उल्टा शिक्षकों ने ही उनका मजाक उड़ा दिया। मतलब समाज एक बच्चे की सीखने की ललक को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इन सब के बावजूद उनके पिता का नजरिया क्या था? और यहीं पर पिता की वो गहरी बात सामने आती है जिसने युवा मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। राम जी ने उन्हें समझाया कि शिक्षा सूरज की गर्मी की तरह है, तुम्हारी जगह बदलने से या बाहर बैठने से इसका असर कम नहीं होता। क्या गजब की बात है ना? उन्होंने सिखाया कि ज्ञान की रोशनी इस बात की मोहताज नहीं है कि समाज आपको कहां बैठने पर मजबूर करता है। ज्ञान अपनी शक्ति रखता है और सारा ध्यान सिर्फ उसे हासिल करने पर होना चाहिए। ये पल एक पिता द्वारा अपने बेटे को मानसिक रूप से अजेय बनाने का एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण था। शिक्षा को छोड़िए, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी कितनी बड़ी चुनौती थे, ये इस छोटी सी घटना से समझ में आता है। ये तुलना स्रोत सामग्री की एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना की तरफ इशारा करती है। एक नाई एक भैंस के बाल काटने, उसे नहलाने के लिए तो खुशी खुशी तैयार हो जाता है, लेकिन वही नाई जाति के नियमों का हवाला देते हुए एक छोटे से बच्चे भीम के बाल काटने से साफ साफ इनकार कर देता है। यह बेतुकापन अपने आप में इस बात का सबूत है कि पूर्वाग्रह कैसे इंसान की सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से अंधा कर देता है। इस नाई वाली घटना के बाद रामजी सकपाल ने युवा भीम को समाज की कड़वी सच्चाई समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी मिसाल का इस्तेमाल किया। इसे समाज का चक्र या सर्कल ऑफ सोसाइटी कहा गया।
उन्होंने क्या किया, जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और उसके ठीक बीच में एक सख्त लकीर खींच दी। उन्होंने समझाया कि देखो, ये पूरा घेरा हमारा समाज है और ये जो बीच की लकीर है, ये इसे 2 हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा उन लोगों का है जिन्हें सारे अधिकार मिले हैं और दूसरा उन लोगों का जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है। और फिर उनके पिता ने जो कहा वो उसी मिसाल का हिस्सा था। उन्होंने उस उलझे हुए दुखी बच्चे को पूरी स्पष्टता और बिना किसी लाग लपेट के बताया, ये वो आधा हिस्सा है जहां हम रहते हैं, जहां दुत्कार के सिवा कुछ नहीं है। स्कूल हो, दुकान हो, कुआं हो, वो सब उस लकीर के दूसरी तरफ थे। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, ये उस दौर की एक बेहद कड़वी प्रणालीगत सच्चाई थी जिसे स्रोत सामग्री बिल्कुल ज्यों का त्यों हमारे सामने रखती है। एक पिता के लिए अपने बच्चे को यह बताना कि समाज उन्हें इंसान तक का दर्जा नहीं देता, ये कितना दर्दनाक रहा होगा। लेकिन बच्चे को हकीकत से रूबरू कराने के लिए यह बहुत जरूरी था। अब हम आते हैं इस कहानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर। सोचने वाली बात है, एक बच्चा इतनी गहरी शून्यता और लगातार होने वाले इस अपमान का जवाब आखिर कैसे देता है? क्या वो टूट जाता है? क्या वो उस खींची गई लकीर को अपनी किस्मत मान लेता है? या फिर ये गहरी जड़ें जमा चुकी धारणाएं उस युवा मन को विद्रोह की तरफ ले जाती हैं? यहीं से स्रोत सामग्री का रुख पीड़ा से हटकर उस चिंगारी की तरफ मुड़ता है जो आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की शक्ल लेने वाली थी। उस चिंगारी को समझने के लिए हमें उस समय की एक बेहद खौफनाक प्रथा को समझना होगा। जरा इन चरणों पर ध्यान दीजिए। जब हाशिए पर रहने वाले लोगों को उच्च जाति के मोहल्लों से गुजरना होता था तो उन्हें यह खौफनाक प्रोटोकॉल निभाना पड़ता था। स्टेप 1, गले में एक मटका बांधना ताकि उनका थूक जमीन पर न गिरे। स्टेप 2, कमर पर एक झाड़ू बांधना ताकि उनके पैरों के निशान मिटते जाएं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये जानना बहुत जरूरी है कि यह महज कोई नियम नहीं था, ये सीधे सीधे इंसान के आत्मसम्मान को कुचलने का एक औजार था। ऐतिहासिक नजरिए से इसे समझना इसलिए मायने रखता है ताकि हम उस दर्द की गहराई को सच में महसूस कर सकें। जब युवा भीम ने अपने ही लोगों को इस अमानवीय स्थिति में देखा तो उनके बाल मन को एक गहरा धक्का लगा, और यही वो पल था जहां एक बुरा सपना एक महान क्रांति की वजह बन जाता है। भीम को सपने आने लगे कि वो खुद भी गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधकर चल रहे हैं। इस डर ने उनके पिता को इस कदर झकझोर कर रख दिया कि राम जी ने उसी वक्त कसम खा ली। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाएंगे, लेकिन जीते जी उससे कभी वो मटका और झाड़ू नहीं पहने देंगे। और बस यहीं से उस डर के खिलाफ एक मजबूत ढाल बननी शुरू हो गई। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आखिर सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। यहां हमें कहानी का एक क्लाइमैक्स देखने को मिलता है। भीम ने उन अपमानजनक प्रतीकों को पहनने वाले पुरुषों का सीधा सामना किया। उन्होंने सीधे तौर पर कार्रवाई की, उन मटकों को फोड़ दिया और झाड़ुओं में आग लगा दी। ये सिर्फ कुछ चीजों को तोड़ना फोड़ना नहीं था, बल्कि सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। उन्होंने अपने समुदाय को प्रेरित किया कि भाई, अब इन उत्पीड़न के प्रतीकों को त्याग दो और सम्मान के नए रास्ते बनाने की ठान लो। दुनिया को मनवाने से पहले खुद को मानना पड़ता है। यही इस पूरे पल का सबसे बड़ा संदेश था। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए अंत में हम सबके सोचने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल है। अपमान सहने से लेकर सीधे तौर पर कार्रवाई करने तक का जो ये पूरा सफर स्रोत सामग्री में दिखाया गया है, वो हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक बच्चा सदियों पुरानी उस विभाजन रेखा को चुनौती देने की हिम्मत जुटा सकता है, तो आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी प्रणालीगत दीवारें खड़ी हैं जिन्हें चुनौती दी जानी अभी बाकी है? इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर जरा गौर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा ने इस ऐतिहासिक स्रोत को एक नए और स्पष्ट नजरिए से समझने में मदद की है। याद रखिए, ज्ञान ही असली ताकत है। सीखते रहिए और सवाल करते रहिए। धन्यवाद।